आपका ये जो नोट है किरण, ये केवल पैन और 10 के ऊपर ये पूरा का पूरा, लेकिन इसके अलावा भी इस पार्ट में थ्योरी है, तो मेरे पास जो पीडीएफ है फिर वहां से भी उसको कवर अप करेगा। हाँ हाँ यस। हाँ, तो देखो पैन क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या है सर, जिन लोगों को भी इनकम टैक्स के साथ कोई भी काम करना है, चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे रिटर्न फाइलिंग हो, चाहे टैक्स का जमा करना हो, चाहे रिफंड लेना हो, मतलब जो भी इंसान या जो भी पर्सन अकॉर्डिंग टू द टैक्स इनकम टैक्स के साथ जुड़ेगा कुछ भी वे में, उसको एक नंबर लेना पड़ेगा या एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर लेना पड़ेगा। तो एक अल्फा न्यूमेरिक 10 डिजिट कोड है ये। जैसे आपका कॉलेज स्कूल में रजिस्ट्रेशन लेते हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, वैसे ही आपको पैन नंबर भी लेना पड़ता है। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्कूल में मिलता है बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर, वैसे ही तो अगर आपको इनकम टैक्स के साथ कुछ भी डीलिंग करना है तो आपके पास पैन नंबर होना पड़ेगा। तो एक 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड है। 10 डिजिट बोला यानी 10 डिजिट का है। अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसमें अल्फाबेट भी है, नंबर भी है। गिव इन फॉर्म ऑफ है, क्या लिखी हुई है, क्या वर्ड है भाई ये, क्या लिखी है? वो गिवन इन द फॉर्म होगा। अच्छा, गिवन इन द फॉर्म ऑफ है लैमिनेटेड कार्ड। अच्छा, लैमिनेटेड कार्ड। आपको एक कार्ड आता है प्लास्टिक का जिसमें ये नंबर रहता है, आपका फोटो रहता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आता है ये कार्ड, ताकि आपका एक आइडेंटिफिकेशन हो सके एज एन एसएससी। हर एक का यूनिक नंबर अलग होता है, पैन नंबर, और एक आदमी का इंडिया में एक ही पैन हो सकता है। तो यही है पैन नंबर का मीनिंग। अब ये पैन नंबर कहाँ कहाँ किसको किसको कंपलसरी है और ये पैन नंबर कहाँ कहाँ भरते हैं वो बात समझो। तो एनी पर्सन उस टोटल इनकम इज एक्सीडिंग द एग्जम्पशन लिमिट। एग्जम्पशन लिमिट कितना है अपने इनकम का? 2.5 लाख। 2,50,000। हाँ, तो 2,50,000 जिसका भी क्रॉस कर रहा है उसको पैन नंबर लेना चाहिए। सर 250 के नीचे वालों के लिए वॉलेंट्री है, लो मत लो, तुम्हारा चॉइस। लेकिन जिनका 2.5 लाख से इनकम ऊपर है उनको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, तो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा तो उनको पैन नंबर चाहिए। एनी रेसिडेंट पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल who enters into a financial transaction of any amount aggregating to 2.5 लाख और more in a financial year। अब बोला इनके अलावा कोई भी रेसिडेंट पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, तो ऊपर इंडिविजुअल का बात कर लिया, अदर देन इंडिविजुअल माने सर पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई एलएलपी, कोई कंपनी, ये सबको भी पैन नंबर लेना पड़ेगा। मतलब सर एक इंडिविजुअल इंसान का, अगर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहे हो तो इंडिविजुअल इंसान का पैन नंबर होता है, बिजनेस का कोई पैन नंबर नहीं होता। लेकिन इसके अलावा कोई भी फॉर्म का तुम बिजनेस कर रहे हो सोल प्रोप्राइटर छोड़ के, तो उस हर आदमी को पैन नंबर, हर उस बिजनेस का अलग से पैन नंबर होता है। या फिर एनी पर्सन इज मैनेजिंग डायरेक्टर्स, पार्टनर, ट्रस्टी, ऐसा कोई पोस्ट पे है, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, नॉर्मल डायरेक्टर है, कंपनी का पार्टनर है, ट्रस्टी है, या एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन रेफर्ड अबव, मतलब कंपनी या पार्टनरशिप उसके बिहाफ में तुम कोई काम कर रहे हो, तो तुम एक इंडिविजुअल इंसान हो लेकिन तुम्हारा 2.5 लाख इनकम क्रॉस नहीं करा, फिर भी तुमको पैन नंबर लेना पड़ेगा। अगर तुम किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो, किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी हो, या किसी के बिहाफ में लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो, तो तुमको भी पैन नंबर लेना पड़ेगा, भले तुम्हारा इनकम 2.5 लाख क्रॉस नहीं कर। पॉइंट क्लियर? यस सर। अच्छा, ये पैन नंबर के लिए कब अप्लाई करोगे? ऑन और बिफोर 31 मई ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तुम्हारा जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है उसके 31 मई के अंदर तुम देखो अप्रैल टू मार्च काम किए प्रीवियस ईयर में, तुमको पता तो चले गया ना तुम टैक्स के लिए लायबल होगी नहीं। फिर तुम अप्रैल से मार्च को काम किए हो प्रीवियस ईयर में, तो तुमको पता तो चले गया ना तुम टैक्सेबल दायरे में आ रहे हो कि नहीं, और तुमको पैन नंबर लेना है कि नहीं। तो जैसे तुमको पता चल गया तो तुम्हारा जो असेसमेंट ईयर है, मान लो अप्रैल 21-22 है, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? 22-23। तो 22-23 के 31 मई तक तुमको अप्लाई कर देना है पैन नंबर के लिए, अगर तुम इन 3 में से किसी भी कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो। ठीक है? यस सर।
और दूसरे कौन लोग बच गए? अबाउट एनी पर्सन हु सेल्स या टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट आर लाइकली टू एक्सीड 5 लाख। देखो तुम्हारा इनकम 2.5 लाख पार नहीं कर रहा है, बट तुम्हारा सेल या टर्नओवर 5 लाख क्रॉस करने वाला है। या एनी पर्सन इज रजिस्टर्ड टू, क्या ये फर्निश, एनी पर्सन इज रजिस्टर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर 139(4). सर वो रिक्वायर्ड है शायद। Any person who is required to, sorry, any person who is required to furnish return under 139(4), that is charitable trust या any other trust, तो भी तुमको पेन नंबर चाहिए, भले तुम्हारा 2.5 लाख इनकम क्रॉस नहीं कर रहा है। या एनी पर्सन इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी सम ऑफ इनकम ऑफ विच टैक्स इज डिडक्टेड, ऐसा कोई इनकम तुमको मिल रहा है जिस पर टीडीएस कट रहा है, भले तुम्हारा इनकम 2.5 लाख क्रॉस नहीं कर रहा। तो देखो, जिनका सेल टर्नओवर 5 लाख क्रॉस करने वाला है प्रीवियस ईयर में, या जिनको 139(4) के अंदर चैरिटेबल ट्रस्ट के हिसाब से रिटर्न फाइल करना है, या फिर जिनका नाम का कोई टीडीएस कटा है, कोई टैक्स कटा है, जिनके लिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में, कोई भी फाइनेंशियल ईयर में, उनको भी पैन नंबर लेना पड़ेगा। उनके लिए लास्ट डेट क्या होगा? एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। माने भाई अप्रैल, अगर अप्रैल से मार्च 21-22 में हम बिजनेस किए हैं, प्रीवियस ईयर मेरा ये है, तो मेरा असेसमेंट ईयर 22-23, तो मेरे को 22-23 के 31 मार्च तक, 31 मार्च 2023 तक पैन नंबर के लिए अप्लाई कर देना। ठीक है ना? यस सर। या फिर एनी पर्सन इज रजिस्टर्ड अंडर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड, या फिर कोई एसएससी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है। एनी पर्सन हु एंटर्स इनटू ए स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, यानी शेयर मार्केट का ट्रांजेक्शन। तो कोई आदमी अगर जीएसटी में लेन देन कर रहा है, जीएसटी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए। सर, जीएसटी नंबर का रजिस्ट्रेशन तभी पॉसिबल है जब आपके पास पैन नंबर है, क्योंकि जीएसटी नंबर जो होता है ना, उसके बीच के 10 डिजिट आपके पैन नंबर ही होते हैं। तो बिना पैन के आप जीएसटी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हो, आपको पैन नंबर लेना पड़ेगा। तो सर, इसका लास्ट डेट क्या होगा? जब ये कोड लेना है ठीक उसके पहले, जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है ठीक उसके पहले, जब वो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन मतलब शेयर मार्केट वाला ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसके 7 दिन पहले आपको ये सब टाइम पे रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो ये था कि किसको किसको पैन नंबर लेना पड़ेगा। अब एक होता है सुओ मोटो अलॉटमेंट एज पर 139(a)(1)(b) इन द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग एनी इंफॉर्मेशन विच मे बी यूजफुल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। डिपार्टमेंट जब तुमसे कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तुम उसको इंफॉर्मेशन कैसे दोगे? उसके ऑफिस में फिजिकली जाके देने का ऑप्शन नहीं है। अब पूरा जीएसटी इनकम टैक्स का वेबसाइट पे जाके देना पड़ता है। तो उसके लिए तुमको क्या डालना पड़ेगा? पहले अपना पैन नंबर, तभी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे तुम लॉग इन कर पाओगे। तो डिपार्टमेंट तुमको सुओ मोटो मतलब अपने मन से, सुओ मोटो का मतलब होता है बाय सेल्फ, अपने मन से, खुद से तुमको डिपार्टमेंट खुद से ही पैन नंबर दे देगा। अगर उसको लग रहा है कि तुमसे कोई इंफॉर्मेशन उसको लेना है तो तुमको नोटिस भेजेगा, ये इंफॉर्मेशन जमा करो। तो सर जमा कैसे करेंगे? अब तो फिजिकली जमा नहीं होता। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑनलाइन जमा करो। तो सर ऑनलाइन जमा करने के लिए मेरे को पैन नंबर चाहिए। डिपार्टमेंट तुमको खुद से बोलेगा पैन नंबर के लिए अप्लाई करो, या डिपार्टमेंट तुमको खुद ही पैन नंबर दे देगा। ठीक है, जनरली सर खुद नहीं देता, वो तुमको बोलेगा तुम अप्लाई करो। यस सर। तुमको टाइम लिमिट दिया जाएगा, इतने दिन के अंदर अंदर तुम अप्लाई करो, तो तुमको लेना पड़ेगा। सेक्शन 139(a)(2) में बोलता है एम्पावर्स द असेसिंग ऑफिसर टू अलॉट अ पेन टू एनी पर्सन अदर देन द पर्सन फॉलिंग अंडर द कैटेगरी मेंशन्ड अबव। हम बोला ना, ऊपर वाला कैटेगरी को तो बोलेगा तुम अप्लाई करो, उसके अलावा ऑफिसर को लग रहा है कि इस आदमी के पास पैन नंबर होना चाहिए, लेकिन वो खुद ही नहीं लेना चाहता। डिपार्टमेंट बोलेगा तुमको खुद इशू कर दे रहे हैं, तुमको नोटिस दे रहे हैं, तुम लो। अब आता है ये पैन नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है। सर, पैन और आधार नंबर मस्ट बी कोटेड इन ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड शुड बी मेंशन इन द चालान फॉर पेमेंट ऑफ एनी सम
ड्यू अंडर द एक्ट। तो पैन नंबर कहाँ कहाँ लगता है? पैन और आधार आजकल दोनों कंपलसरी हो गया है। तुम इनकम टैक्स में कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करते हो, कोई भी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग करते हो, या कोई भी इनकम टैक्स का पेमेंट करोगे, जब चालान भरोगे, वो चालान वगैरह में तुमको रिटर्न फाइलिंग में, चालान में तुमको पैन नंबर और आधार नंबर भरना ही पड़ेगा, उसके बिना वो फाइलिंग होगा नहीं। नेक्स्ट बोला, पैन और आधार नंबर मस्ट बी कोटेड इन डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू सर्टेन प्रेस्क्राइब ट्रांजेक्शन। कई एक ऐसे ट्रांजेक्शन हैं जो तभी हो पाएंगे जब तुम पैन या आधार नंबर भर के उसमें पैन और आधार नंबर भरोगे। जैसे तुमको बहुत बढ़िया एग्जांपल देते हैं। मान लो हम कोई गवर्नमेंट का अब ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्कीम आया हुआ उद्यम बोल के, एमएसएमई का स्कीम है, माइक्रो स्मॉल बिजनेस मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छा अच्छा स्कीम दे रहा है। तो तुमको वहां पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो बिना वहां पैन और आधार नंबर भरे तुम रजिस्ट्रेशन ले नहीं पाओगे। तो ये सब जगह पैन और आधार लगेगा, बिना इनके फाइलिंग के वहां डॉक्यूमेंट जमा नहीं हुए। तो ये एक एग्जांपल था। पर अब तुम नहीं भरोगे, तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम गवर्नमेंट का वो स्कीम्स का फायदा नहीं ले पाओगे अगर तुम एमएसएमई बिजनेस कर रहे हो। ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल, गाड़ी खरीदोगे बेचोगे पैन नंबर लगेगा ही लगेगा वहां पे। टू व्हीलर को छोड़ के बोला है, अदर देन टू व्हीलर व्हीकल्स, मतलब सर फोर व्हीलर ट्रक ये सब अगर हम खरीदते बेचते हैं तो हमको पैन नंबर डालना ही पड़ेगा। बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करोगे, फिक्स डिपॉजिट को छोड़ के, टाइम डिपॉजिट को छोड़ के, मतलब एफडी को छोड़ के, बाकी तुम कोई भी अकाउंट खोलोगे तुमको वहां पे पैन नंबर मारना ही पड़ेगा, वरना नहीं होगा। मेकिंग एप्लीकेशन टू एनी बैंकिंग कंपनी और एनी अदर इंस्टीट्यूट फॉर इश्यूइंग अ क्रेडिट और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड चाहिए तो पैन नंबर भरना ही पड़ेगा। ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट, शेयर मार्केट का डिपॉजिटरी में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो, पैन नंबर लगेगा ही लगेगा। 50,000 रुपए के ऊपर अगर बैंक में कैश जमा करते हो, या कोई होटल या रेस्टोरेंट का बिल पेमेंट करते हो, या कोई म्यूचुअल फंड खरीदते हो, 50,000 वाला हम 3 बात बोला अभी, नेक्स्ट सारा बात 50,000 के अमाउंट वाला है। तुम 50,000 के ऊपर का कोई होटल बिल पे कर रहे हो, वहां तुमको अपना पैन नंबर बताना ही पड़ेगा। 50,000 रुपए का कोई ऊपर म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीद रहे हो, वहां भी पैन नंबर भरना ही पड़ेगा। पेमेंट कर रहे हो 50,000 के ऊपर टू आरबीआई फॉर एक्वायरिंग एनी बॉन्ड, या डिपॉजिट द कैश, ये तो पहले ही बोल दिया था, बैंक में कहीं भी 50,000 के ऊपर अगर कैश जमा कर रहे हो बिना पैन नंबर भरे तुमसे डिपॉजिट नहीं लेगा। ये सब जगह पैन नंबर भरना चाहिए, ठीक है। यस सर। अब एक सबसे खतरनाक बात, अगर तुम्हारा टीडीएस काट रहा है कोई, अगर तुम्हारा कोई टैक्स काट रहा है और तुम वहां पैन नंबर नहीं दे पाए, तो मान लो अगर टीडीएस का रेट 1% भी है ना, तो भी तुम्हारा टीडीएस 20% कटेगा। बात समझ में आया? क्या बोल गया सर? एक बार फिर से बोलिए। मान लो एक एग्जांपल देते हैं, चलो मान लो किरण का एक बहुत बड़ा कंपनी है जहां पे हम एज अ सीए, प्रैक्टिसिंग सीए, उसका ऑडिट करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, ठीक है, बात है ना। हाँ, यस। तो टीडीएस के रूल में है कि वहां पे 1% टीडीएस काटेगी किरण जब हमको पे करेगी। मान लो किरण मेरे को साल का 2 लाख रुपया फीस दी, ठीक है, तो 2 लाख का 1% वो काटेगी मेरे से टैक्स 2,000 रुपया, और वो गवर्नमेंट को दे देगी और मेरे को देगी 1,98,000। यही रूल है ना। हाँ, अब यस बेटा जी मान लो मेरा पैन नंबर नहीं है, किरण मेरे से 1% नहीं 20% काटेगी और गवर्नमेंट को जमा देगी। तो लगा ना मेरे को सॉलिड वाला चूना। सर चूना नहीं, बाद में आप उसको रिटर्न फाइल करेंगे तब आपको रिफंड हो सकता है, लेकिन एक बार के लिए तो भयानक कटाना, और रिटर्न फाइल करोगे कैसे? आपका तो पैन नंबर ही नहीं। तो अगर टीडीएस कट रहा है तो हर आदमी को पैन नंबर वहां पे लेना ही पड़ेगा, अगर नहीं लेगा तो उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा, ठीक है ना।
Yes, sir. तो सर पैन ऑन पेई, पैन ऑफ द पेई भरना पड़ेगा, मतलब जिसको पे कर रहे हैं उसका पैन नंबर डालना पड़ेगा जब टीडीएस का पैसा काटा जाता है या टीडीएस का रिटर्न फाइल होता है। खुद का पैन नंबर भी देना पड़ेगा और एक टैक्स रिटर्न टैन नंबर भी होता है। अगर तुम कोई कंपनी वंपनी हो तो तुम्हारा टैन नंबर भी होता है, वो भी भरना पड़ेगा जब तुम किसी आदमी का टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करते हो। तो अपना पैन नंबर, जिसका टीडीएस काट रहा है उसका पैन नंबर और अपना टैन नंबर भी होता है। बिजनेस हाउसेस को टैन नंबर भी मिलता है कंपनी को, तो वो भी भरना पड़ेगा अगर है तो पैन ऑन टीडीएस का नियम यही है। ये 20% वाला बात तुम्हारे नोट्स में नहीं है, बट तुम लिख सकते हो। अगर किसी आदमी का पैन नहीं है तो टीडीएस काटते समय जितना भी परसेंटेज रहे 1, 5 जो भी है, बट कटेगा कितना 20%। ओके। एक होता है पैन ऑन टीसीएस, टैक्स कलेक्शन जो लोग करते हैं वहां पर भी तुमको पैन नंबर भरना पड़ेगा, तो ये सब जगह भी पैन नंबर लगता है। आधार नंबर, कहीं पे भी कोटिंग ऑफ आधार नंबर बोला, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर होल्डिंग ऑफ पैन, ये देखो बड़ा गजब है। पैन नंबर के लिए जब अप्लाई करोगे ना तो वहां पर भी तुमको अपना आधार नंबर भरना पड़ेगा। तो मतलब सर पैन के पहले तुमको आधार नंबर लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। अभी हम बोला था ना ऊपर टैन नंबर बोल के एक चीज होता है, टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर। सर ये क्या होता है? इट इज Yes, sir. 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर इशूड बाय द आईटी डिपार्टमेंट। इट इज टू बी ऑब्टेन्ड बाय ऑल पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टैक्स। जो भी किसी का टीडीएस काटना या टीसीएस काटने वाले हैं उनको टैन नंबर लेना कंपलसरी है, क्योंकि हम जब गवर्नमेंट को जमा करेंगे तो सामने वाले का पैन नंबर, अपना पैन नंबर और अपना टैन नंबर भी हमको भरना पड़ेगा। क्लियर है कहानी? सर टीडीएस और टीसीएस में डिफरेंस क्या होता है? बेटा टीडीएस होता है जो जनरली कई एक सर्विसेज के ऊपर, और टीसीएस होता है कई एक प्रोडक्ट के ऊपर, गुड्स के ऊपर। ठीक है, यस सर। चलो अब आते हैं जो नोट जो यहाँ पर नहीं थे, तो खाली पैन टैन का कहानी था। सर रिटर्न फाइलिंग एक हमारा वो इनकम टैक्स में चैप्टर है, रिटर्न ऑन इनकम। सर रिटर्न का मतलब क्या होता है? रिटर्न फाइलिंग का मतलब क्या है? सर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपना ईयर एंड के बाद क्या फाइल करना पड़ेगा? टोटल डिटेल। बेटा जी आप पूरा साल जो कमाए, अगर वो 2.5 लाख क्रॉस कर रहा है तो कंपलसरी, और 2.5 लाख नहीं क्रॉस कर रहा है तो आपको इच्छा है, आपको डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर में कमाए तो आपको असेसमेंट ईयर में गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा ना, तो उस बताने को जो फॉर्म फाइलिंग होता है उसी को बोलते हैं रिटर्न फाइलिंग। ठीक है? Yes, sir. अब आता है रिटर्न फाइलिंग में बहुत अलग अलग फॉर्म से अलग अलग टाइप है, फटाफट सुनेंगे। सर 139A बोलता है कंपनी या फर्म को कब रिटर्न फाइल करना है। 139(4)A बोलता है ट्रस्ट को, चैरिटेबल ट्रस्ट को। 139(4)B बोलता है पॉलिटिकल पार्टी को क्या क्या फाइल करना पड़ता है डिटेल। 139(4)C बोलता है साइंटिफिक रिसर्च। 139(4)D बोलता है यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के लिए, मतलब किसको क्या डिटेल फर्निश करना है, इनका ये सेक्शन नंबर बताते हैं। रिटर्न फाइलिंग सबको करना पड़ता है ये लोग को। इसमें काम का बात है, ये देखो यहाँ पे कंपलसरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न। जो कोई भी 2.5 लाख का इनकम क्रॉस कर रहा है उसको तो रिटर्न फाइल करना ही है। उसके अलावा ऐसे कुछ लोग हैं बेटा जिनको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना होगा, चाहे 2.5 लाख क्रॉस हो रहा हो या नहीं। आई रिपीट, जिनका 2.5 लाख क्रॉस कर रहा है उनको तो रिटर्न फाइल करना ही है, लेकिन जिनका 2.5 लाख क्रॉस नहीं भी कर रहा है बट ये 2 कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। क्या है वो दोनों लोग? अगर कोई एसेट आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है जो आप हेल्ड करते हो, आप ऐसे किसी एसेट के बेनिफिशियल ओनर हो जो इंडिया के बाहर लाई करते हैं, या आप उसके साइनिंग अथॉरिटी हो, तो आपको इंडिया में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है? बात समझ में आया मेरा? या तो आपको yes, आप sir. कोई भी बेनिफिशियरी ओनर हो या आप खुद ओनर हो। सर बेनिफिशियरी ओनर और ओनर में क्या फर्क है? ओनर तो मतलब मेरा ही प्रॉपर्टी है, बेनिफिशियरी मतलब उसका फायदा मेरे को मिल रहा है, प्रॉपर्टी मेरा नहीं है,
बट उसका फायदा मेरे को मिल रहा है। जैसे मेरे दादाजी अमेरिका में एक प्रॉपर्टी खरीद लिए मान लो, अब वो मेरे नाम ही कर दे तो प्रॉपर्टी मेरा, लेकिन मान लो प्रॉपर्टी अभी भी दादाजी या पापा के नाम है बट उसका रेंट मेरे नाम पे जाएगा, ये एग्रीमेंट हुआ है, तो भी मेरे को इंडिया में रिटर्न फाइलिंग करना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। एक छोटा सा टॉपिक है 139(1)(a) जो क्या बोलता है, क्या वो सर कुछ नहीं, कुछ इतना खुल के हंसने लग गया, कोई टॉपिक हुआ? चलो ठीक है। 139(1)(a) ये बोलता है बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है ना, उनके बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो एम्प्लॉयर भी बल्क रिटर्न फाइल कर सकता है एक बार में। मतलब हर एम्प्लॉय अपना इंडिविजुअल रिटर्न फाइल नहीं करे, लेकिन कंपनी सबका मिला के रिटर्न फाइल कर दे, वो भी अलाउड है। तो बल्क रिटर्न भी फाइल होता है। एम्प्लॉय अपना पैन नंबर दे देगा बॉस को और अपने सारे इनकम का डिटेल दे देगा। बॉस पीजीबीपी को छोड़ के बात हो रहा है अपना, सॉरी पीजीबीपी में आप काम करते हो, किसी के बिजनेस में आप काम कर रहे हो, तो बॉस आपका एक कंबाइंड रिटर्न फाइल कर देगा, दैट इज नोन एज बल्क रिटर्न फाइलिंग। तो वो भी इंडिया में अलाउड है। इसके अलावा यहाँ काम का बात, ये सब फालतू हो गया। हाँ ये बहुत काम का है। एक शॉर्ट नोट आता है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर क्या होता है? टैक्स रिटर्न प्रिपेयर ये क्या होता है? टीआरपी। देखो जो लोग चार्टेड है या जो लोग सीए या सीएमए या लॉयर है, वो लोग तो किसी और का रिटर्न फाइलिंग कर ही सकते हैं। ठीक है? जैसे मेरे पास सीए का डिग्री है, सीएस का डिग्री है, कोई मान लो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग किया हुआ है, कोई एडवोकेट या लॉयर का पढ़ाई किया हुआ है, एलएलबी पढ़ा हुआ है, तो वो लोग तो रिटर्न फाइल कर ही सकते हैं। लेकिन उनके अलावा गवर्नमेंट एक टीआरपी का लाइसेंस देता है, टीआरपी का लाइसेंस, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, इसका गवर्नमेंट एक लाइसेंस देता है। तो जो लोग ये तीनों में से कोई भी डिग्री नहीं रखते हैं, या तो इन तीनों के खाली इंटर तक पढ़े या बैचलर का डिग्री है उनके पास खाली, वो लोगों को ये लाइसेंस लेना अलाउड है। वो लोग अगर ये लाइसेंस ले लें तो वो लोग भी लोगों का रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं घर बैठे और लोगों से कमा सकते हैं पैसा। टीआरपी, सीए, लीगल प्रैक्टिशनर, ऑफिसर ऑफ शेड्यूल्ड बैंक, ये लोग नहीं हो सकता, हम पहले ही बोल दिया था। जिनके पास ऑलरेडी एक प्रोफेशनल डिग्री है वो लोग टीआरपी का पढ़ाई या डिग्री नहीं ले सकते। जो प्रोफेशनल डिग्री होल्डर नहीं है वो टीआरपी का पढ़ाई कर सकते हैं, सर्टिफिकेट मिलेगा, अपना ऑफिस खोल के बैठ सकते हैं लोगों का रिटर्न लगाने के लिए। तो ये भी एक इंडिया में कोर्स चलता है, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का कोर्स। ठीक है? ये भी एक शॉर्ट नोट में आता है एग्जाम में। एक और शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में कि आईटीआर का क्या क्या फॉर्म और किसको किसको भरना पड़ता है, फॉर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इनकम, और कौन कौन सा रिटर्न कौन भरेगा। सर ITR 1 ये वो भरेंगे जिनका सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, मतलब 3 ही हेड से जिनका इनकम है, वो भी अप टू 50 लाख, उनको ITR 1 भरना। ITR 1 सबसे इजी है, ITR 1 सबसे इजी है, उसमें 2 या 3 ही पेज का फॉर्म है खाली, तो उसमें कम इंफॉर्मेशन है। लेकिन उसमें कौन कौन नहीं भर सकता? सर जो पीजीबीपी से कमा रहा है, कैपिटल गेन से कमा रहा है, या जिसका पिछले साल का कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, वो लोग नहीं भर पाएंगे। लेकिन जिनका सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स से इनकम है, वो लोग ITR 1 फाइल कर सकते हैं। इजी फॉर्म है, जल्दी जल्दी डिटेल भर सकते हैं। सर ITR 2 जिनके लिए, सर कोई भी इंडिविजुअल या HUF जिसका बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम नहीं है, ऊपर कौन था? इंडिविजुअल, यहां कौन आ रहा है? इंडिविजुअल और HUF, जिसका बिजनेस प्रोफेशन छोड़ के कोई भी और कोई भी इनकम है लेकिन बिजनेस प्रोफेशन का इनकम नहीं है, मतलब कैपिटल गेन है, सैलरी है, अदर सोर्स है, वो सब यहां भर सकते हैं। लेकिन पीजीबीपी का इनकम है तो ITR 2 नहीं भर सकते। इंडिविजुअल HUF जिनका पीजीबीपी का इनकम है वो लोग ITR 3 भरेंगे। आप लोग पीजीबीपी पढ़ते वक्त एक चीज नहीं पढ़े हो, बट हम बता देता है
कुछ लोगों को गवर्नमेंट बोलता है तुम अपना अगर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास उतना डिटेल नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, तो चुपचाप अपने पूरे इनकम का 8% प्रॉफिट मान के टैक्स दे दो। 8% प्रॉफिट मान लो अगर कैश में पैसा ले रहे हो तो, और अगर बैंक अकाउंट में पैसा ले रहे हो तो अपने पूरे इनकम का 6% को प्रॉफिट मान लो और उसको गवर्नमेंट में जमा कर दो। मतलब कोई डिटेल नहीं चाहिए, कोई खर्चा माइनस मत करो, कुछ मत करो। टोटल इनकम का 6% या 8% नेट प्रॉफिट मान लो और उस पर टैक्स दे दो बिजनेस का इनकम पे। तो उसके लिए ITR 4 होता है। अगर कोई भी इंडिविजुअल HUF या कोई अदर पर्सन है जो ITR 5 भरेंगे, फिर अगर ये सब छोड़ के कोई और कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं तो ITR 5 भरेंगे। कोई कंपनी है तो ITR 6 भरेगा। और अगर कोई ये जो है ना क्या बोलते हैं, ये चैरिटेबल ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी, ये लोग ITR 7 भरेंगे। तो ये 7 ITR के फॉर्म है जो आप फिलअप कर सकते हो। जब ये फॉर्म फिलअप करते हो तो ITR V बोल के कॉपी जनरेट होता है, जिसको ITR वेरिफिकेशन फॉर्म बोलते हैं। ITR V मतलब तुम रिटर्न सबमिट कर दिए, इसका प्रूफ होता है वो, तो ये जनरेट होता है, वो अपने आप लेके रख लो। तो इसके ऊपर ये शॉर्ट नोट आता है कौन सा फॉर्म कौन फिलअप करेगा। ज़्यादा नहीं आया, एक आध बार ही आया है। अच्छा सर, आजकल पेपर रिटर्न मना हो गया, सारे ऑनलाइन रिटर्न है, ये नॉर्मल बात था। अब आते हैं असली बात के ऊपर। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, टाइम लिमिट फॉर रिटर्न फाइलिंग, सेक्शन 139(1). तो देखो एक बात, अगर आप कंपनी हो, अगर आप कौन हो, कंपनी, तो आपके लिए एक 3CEB बोल के एक रिटर्न, 2 रिटर्न फाइल करना पड़ता है। एक 3CEB का रिटर्न है, उसका लास्ट डेट है 30 नवंबर और बाकी सबके लिए लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। अगर आप कंपनी हो या जिसका ऑडिट होने वाला है, आई रिपीट, अगर आप कंपनी हो या जिनका ऑडिट होने वाला है, उनके लिए लास्ट डेट जनरली क्या है, 31 अक्टूबर। देखो यहाँ पे हम लिखा अदर SSC जिसका ऑडिट होगा उसका भी 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। मेरे नोट्स में 30 सितंबर है क्योंकि वो पुराना रूल है, नया रूल में 30 अक्टूबर है। तो अगर आप कंपनी हो या किसी का ऑडिट हो, आप ऐसे कोई SSC हो जिसका ऑडिट होता है। सर किनका ऑडिट होता है, पता है किनका ऑडिट कंपलसरी है? सर जॉइंट स्टॉक कंपनी तो बोल ही दिया बेटा, कंपनी का तो ऑडिट ऐसे ही होता है। कंपनी के अलावा किनका ऑडिट होना जरूरी है? जिनका या तो टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस कर रहा है अगर वो गुड्स का बिजनेस कर रहे हैं तो, और अगर वो प्रोफेशनल है मतलब CA लॉयर ये सब, तो उनका अगर नेट रिसीट 50 लाख से ज़्यादा है तो इन लोगों का ऑडिट कंपलसरी है। गुड्स या सर्विस का बिजनेस करते हो तो 1 करोड़ और प्रोफेशनल हो तो 50 लाख का ग्रॉस रिसीप्ट। टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट का बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इनकम नहीं, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट, तो उनको ऑडिट करवाना कंपलसरी है। तो उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलना चाहिए ना रिटर्न फाइलिंग का। तो गवर्नमेंट उनको बोला उनके लिए लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, बाकी सबके लिए 31 जुलाई। ठीक है, मतलब आपके मेरे जैसे इंडिविजुअल के लिए 31 जुलाई और कंपनी या फिर जिनका ऑडिट हो रहा है उनके लिए 31 अक्टूबर। हाँ एक बात और, ऐसा कोई पार्टनरशिप फॉर्म में तुम पार्टनर हो जिसका ऑडिट हो रहा है तो उस इंडिविजुअल इंसान के लिए भी 31 अक्टूबर। मतलब जिसका ऑडिट हो रहा है उसके लिए 31 अक्टूबर, कंपनी के लिए 31 अक्टूबर, और उस बिजनेस में तुम पार्टनर हो जिस बिजनेस का ऑडिट होने वाला है। तो जब तक बिजनेस का ऑडिट नहीं होगा बेटा, तुमको तुम्हारा नेट प्रॉफिट थोड़ी पता चलेगा, तब तक तो बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज नहीं होगा। तो तुम्हारे लिए भी 31 अक्टूबर, बाकी सबके लिए लास्ट डेट 31 जुलाई। ठीक है, क्लियर है ये? yes, अगर सर हम लेट हो जाते हैं तो जो ड्यू डेट है उसमें रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो अगर मेरा 5 लाख तक इनकम है तो 1000 रुपया का फाइन। लेकिन अगर मेरा इनकम 5 लाख से ज़्यादा है और अब 31 दिसंबर से भी लेट हो जाए तो 5000 का, 31 दिसंबर तक लेट हो तो 5000 का फाइन, और 31 दिसंबर से भी लेट हो जाए तो 10,000 का फाइन। ठीक है, इसके अलावा काम का बात 2 और है।
एक है रिटर्न ऑफ लॉस। सर मेरा इस बार इनकम नहीं है, या इनकम है लेकिन कुछ लॉसेस भी है जो हमको एडजस्ट करने हैं, या लॉस कैरी फॉरवर्ड करने हैं। तो भैया अगर तुम टाइम के अंदर अगर रिटर्न फाइल नहीं किए, जो तुम्हारा ड्यू डेट है 31 अक्टूबर या 31 जुलाई, उसमें फाइल नहीं किए, तो तुम अपना लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना भूल जाओ। लॉस सेट ऑफ या लॉस कैरी फॉरवर्ड करना भूल जाओ, ठीक है। बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस, बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस, ओनिंग एंड वर्क्स मेंटेनेंस का लॉस, ये सब भूल जाओ। सिर्फ एक लॉस को लेट रिटर्न फाइल करोगे तो भी कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे। बताओ तो कौन सा बचा? बिजनेस लॉस मना कर, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ठीक है, हम लॉस पूछा। ओके, बिजनेस लॉस, कैपिटल लॉस, इसके अलावा और क्या लॉस बच रहे हैं? सर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। हाँ, वही एकमात्र लॉस है जो तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो लेट रिटर्न फाइल होने पे भी। लेकिन बाकी लॉस अगर तुम लेट रिटर्न फाइल कर रहे हो, रिटर्न तो लगा सकते हो फाइन के साथ, पेनल्टी के साथ, लेकिन लॉसेज एडजस्ट करने नहीं देगा। मतलब अगर लॉस एडजस्ट करना है तो विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, ठीक है। यस सर। दो और मस्त सेक्शन है, 139(5) और 139(4). 139(4) बोलता है अगर कोई एसएससी टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करे तो वो लेट रिटर्न जो फाइल करता है उसको क्या बोलते हैं? देखो नॉर्मल रिटर्न का सेक्शन क्या था? 139(1) ना, तो 139(4) बोलता है बिलेटेड रिटर्न, बोलते हैं ना बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, यहाँ बिलेटेड रिटर्न। तो जो सर टाइम लिमिट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो उसका सेक्शन नंबर होता है 139(4). ये अलाउड है सर। कब तक अलाउड है? कब तक लास्ट हम लेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं? बिफोर द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। सर मेरा प्रीवियस ईयर है 22-23 मान लो, तो मेरा असेसमेंट ईयर क्या होगा? 23-24। तो यानी सर आप 31/3/24 तक लास्ट रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वैसे ड्यू डेट क्या था? 31 जुलाई ना, 22-23 खत्म हुआ मेरा प्रीवियस ईयर, तो 31 जुलाई तक हम रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर हम बिना ऑडिट वाला इंसान है। यस सर। मान लो हम 31 जुलाई भी फाइल नहीं किया, तुम लेट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं फाइन पेनल्टी के साथ। आप अगर दिसंबर तक लेट हो तो 5,000 फाइन, दिसंबर के बाद भी लेट हो तो 10,000 फाइन। अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख क्रॉस कर रहा है और नहीं क्रॉस कर रहा है टोटल इनकम, तो 1,000 का फाइन। सर आप लेट में लेट होते हो तो क्या 10 साल थोड़ी लेट कर सकते हो? अब हम 10 साल बाद अचानक हमको याद आया, अरे 10 साल पहले का रिटर्न फाइल करने, चलो 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 करते, ऐसे थोड़ी ना होता है सर। तो सर कब तक लास्ट डेट? बोला एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो तुम्हारा रेलेवेंट असेसमेट ईयर क्या है? 23-24। तो तुम 31/3/2024 तक की लास्ट रिटर्न फाइल कर सकते हो, ठीक है ना। उससे और ज्यादा लेट नहीं हो सकता। या फिर यहाँ पे एक वर्ड बोला कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर उसके पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हारा खुद असेसमेंट कर दिया तो तब भी तुम खुद नहीं कर पाओगे। तब तुम ये नहीं बोल पाओगे यार मेरे पास तो 31/3/2024 तक का टाइम था। डिपार्टमेंट बोलेगा था बट हमको लगा तुम नहीं करोगे, हम पहले ही तुम्हारा असेसमेंट खुद कर दिए, हम अपने हिसाब से तुम्हारा टैक्स कैलकुलेट करके कर दिए, अब तुम और रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो सर जी लास्ट डेट या तो एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर या कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। क्लियर है ये? यस सर। एक और मस्त सेक्शन है 139(5). ये बोलता है रिवाइज रिटर्न। सर अगर हम रिटर्न फाइल तो कर दिए थे बट मेरे को अचानक याद आया अरे अरे रिटर्न में गलती कर दी है यार, ठीक करना है, बिल्कुल कर सकते हो सर। उसका भी लास्ट डेट वही है, बिफोर एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, वही लास्ट डेट है। तो उस टाइम तक पहले तक तुम एक बार रिवाइज भी कर सकते हो। एसएससी को खुद उतना गलती मिला वो रिवाइज किया, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ एक और मस्त चीज है बता देते हैं, आखिरी टॉपिक है मोटा मोटी, इसके बाद वाला टॉपिक पैन 10 का था वो आप पढ़ चुके हो सर। डिफेक्टिव रिटर्न, अब ये क्या होता है? देखो ऊपर क्या था? रिवाइज रिटर्न। वहां गलती कौन पकड़ा था? खुद एसएससी, और गया डिपार्टमेंट के साथ बोलने मेरा रिवाइज करना है हमको।
एक होता है डिफेक्टिव रिटर्न, तुम्हारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई गलती पकड़ा, तुम रिटर्न फाइल नहीं किए या रॉन्ग डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए या रिपोर्ट सबमिट नहीं किए ठीक से, टीडीएस टैक्स कटने का डिटेल ठीक से जमा नहीं दे पाए या और कुछ गड़बड़ मिला, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमको इंटीमेट करेगा, तुमको खबर करेगा और तुमको अपॉर्चुनिटी देगा कि अपना गलती सुधार लो। बोलो जिस दिन तुमको नोटिस दिया है उसके 15 दिन का टाइम मिलेगा अपना गलती सुधारने का। हाँ, एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि तुम जेन्युइनली एक्स्ट्रा टाइम मांग रहे हो। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफेक्टिव रिटर्न। तो ये भी शॉर्ट नोट में पूछते हैं। यहाँ एक फालतू क्वेश्चन है, आंसर तुम लोग खुद कर दोगे। कौन रिटर्न को साइन करेगा? जनरली कौन अपना रिटर्न साइन करता है? खुद ना। हाँ, एसएससी। हाँ, तो एसएससी हिमसेल्फ अगर इंडिविजुअल है तो, अगर वो वहां पर अवेलेबल नहीं है तो उसका ऑथराइज पर्सन। अगर एचयूएफ है तो कौन साइन करेगा? कर्ता। अगर कर्ता कोई वे में नहीं अवेलेबल है या हैंडीकैप है तो कोई एडल्ट फैमिली मेंबर। अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है तो मैनेजिंग पार्टनर, और अगर कोई रीजन से मैनेजिंग पार्टनर नहीं कर सकता है तो कोई भी उसका एडल्ट पार्टनर, मतलब माइनर नहीं कर पाएगा, वैसे भी माइनर पार्टनर नहीं होता सर। अगर एलएलपी है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर, और कोई रीजन से अगर वो नहीं कर सकता तो अदर कोई भी पार्टनर जिसको ऑथराइज किया गया। अगर कोई लोकल अथॉरिटी है, माने म्यूनसिपलिटी, ग्राम पंचायत, कंटेनमेंट बोर्ड, तो सर वहाँ का जो प्रिंसिपल ऑफिसर होगा वो साइन करेगा। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसका सीईओ होता है वो साइन करेगा। कंपनी है तो उसका मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करेगा। वो नहीं कर सकता तो अदर कोई रिप्रेजेंटेटिव साइन करेगा, कोई और डायरेक्टर जिसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो रहा है और अभी उसका रिटर्न फाइल करना तो लिक्विडेटर आता है ना कोर्ट की तरफ से, यस सर, वो साइन करेगा। गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है और उसको भी अगर रिटर्न फाइल करना है जैसे आरबीआई, तो वहां का प्रिंसिपल ऑफिसर साइन करेगा। पैन नंबर आपको हम पढ़ा चुके हैं अभी आप ही के नोट में, इंट्रोडक्शन ऑफ पैन, वो सब ज्ञान लगी हो गया। ये काम का बात है, हाँ थोड़ा सा बात है। असेसमेंट प्रोसीडियर का रूल क्या होगा? देखो सबसे पहला बात बेटा जी, डिपार्टमेंट ना तुम्हारा डिटेल को वैसे चेकिंग नहीं करता। वो ये नहीं बोलता आजकल तुम जो इंफॉर्मेशन भरे हो फॉर्म में उसका ये प्रूफ दो, वो प्रूफ दो, तब रिटर्न सबमिट मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं होता। आप अपना रिटर्न अपने हिसाब से भर दो, डिपार्टमेंट को अगर डाउट नहीं है तो उसी को एक्सेप्ट कर लेगा, और डाउट हुआ तो आपको नोटिस वोटिस भेजेगा, तब आपसे डिटेल मांगे। ठीक है, तो जनरली इसीलिए सेल्फ असेसमेंट ही बोलते हैं इनकम टैक्स को। तुम खुद ही एसेस करके अपना इनकम, लायबिलिटी, टैक्स सब गवर्नमेंट को डिटेल भर के जमा कर दो। गवर्नमेंट मान लेगा तुम्हारा वही बात को। तुमको जब तुम्हारा ऑडिटेड फाइल नहीं है तो कभी नहीं बोलेगा एक सीए से साइन करा के लाओ या एक लॉयर या सीए में या सीए से साइन करा के लाओ। ऑडिट के केस में केवल साइन लगेगा, बाकी केस में कोई साइन नहीं लगता। तुम खुद अपना डिटेल भरो, गवर्नमेंट मान लेगा, उसको डाउट होगा तो तुमसे डिटेल मांगेगा, नहीं तो वही एक्सेप्ट होके फाइनलाइज हो जाएगी। ठीक है, अब बोला असेसमेंट बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मान लो तुम रिटर्न फाइल नहीं किए या तुम्हारा रिटर्न में कुछ एरर निकला, तुम एक्स्ट्रा क्लेम कर रहे हो कोई छूट का, डिडक्शंस का जो अलाउड नहीं है, तुम कम इनकम दिखा रहे हो या ज़्यादा एक्सपेंसेस दिखा रहे हो, तब फिर गवर्नमेंट तुमको नोटिस भेजेगा जो तुम रिटर्न भरे हो उसके हिसाब से, और उस नोटिस का तुमको जवाब देना पड़ेगा। मान लीजिए सब कुछ सही है और गवर्नमेंट मान लिया है, तुमको गवर्नमेंट खबर कैसे करेगा कि जो तुम भरे थे हम उसी को एक्सेप्ट कर लिए? तो तुमको 143(1) का इंटीमेशन भेजता है जिसमें गवर्नमेंट ये बता देता है हम तुम्हारा रिटर्न को एक्सेप्ट कर लिए, और अगर नहीं करेंगे एक्सेप्ट तो तुमको अलग से नोटिस भेजते हैं 142 का, जिसमें तुमको बोलते हैं भैया जी तुम्हारा रिटर्न में हमको ये गड़बड़ मिल रहा है, इसको प्लीज करेक्ट करके भेजो। ठीक है, यस सर। या तो तुम जवाब दो कि नहीं जो आप बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, ये रहा इसका प्रूफ, या फिर जो वो बोल रहे हैं गलत है तो उसको मान के एक्स्ट्रा टैक्स जो बनता है वो दे दो। बस इतना ही बात। इसमें इंटरेस्ट, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पेनल्टी लगता है, वैसे कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है। लेकिन अगला वाला बहुत खतरनाक पॉइंट है, मोटा मोटी एंडिंग की तरफ आ गए चैप्टर के, और 5 मिनट।
सिक्योरिटी या स्क्रूटनी असेसमेंट जिसको बोलते हैं, स्क्रूटनी असेसमेंट। अब ये क्या है भैया जी, डिपार्टमेंट को लग रहा है ना तुम जो गड़बड़ की हो वो गड़बड़ छोटा मोटा नहीं है, भयंकर गड़बड़ है, तो वो लोग तुम्हारा आके स्क्रूटनी करेगा। मतलब उनको लग रहा है तुम इनकम को अंडर स्टेटेड की हो जानबूझ के, या लॉसेस या एक्सपेंसेस को ओवर स्टेटेड की हो, या जानबूझ के अंडर पेमेंट ऑफ द टैक्स की हो। मतलब इनकम कम दिखाए हो जानबूझ के, एक्सपेंस या लॉस ज्यादा दिखाए हो, या टैक्स कम दी हो, तो तुम्हारा स्क्रूटनी होगा। एक तरीके से तुम बोल सकते हो इन्वेस्टिगेशन या चेकिंग होगा। इसका टाइम लिमिट क्या है सर, कब तक नोटिस भेज सकते हैं आपको डिपार्टमेंट स्क्रूटनी का? 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड। तुम जिस फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न भरे हो उसके 6 महीने, उसके खत्म होने के बाद से 6 महीने तक, तुम मान लो 31 जुलाई 2022 को रिटर्न भरे हो, तो उसका एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर क्या हो रहा है, 31/3/2023। तो वहां से 6 महीने तक तुमको ये नोटिस कभी भी आ सकता है, उसके बाद नहीं आएगा। मतलब वहां तक नहीं आया तो उसके बाद नहीं आएगा। और ये पूरा चेकिंग कंप्लीट कब तक हो जाना चाहिए? 12 months फ्रॉम एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। 12 महीने के अंदर अंदर पूरा स्क्रूटनी का फाइल प्रोसेस होके पेमेंट जो करना सब हो जाना चाहिए। क्लियर है बात? हाँ, यस सर। एक और मस्त सेक्शन है, सेक्शन 144, आखिरी सेक्शन। सेक्शन 144 को बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। हम लोग इसको बोलते थे बाजा बजना, 144 का बाजा बजेगा। ये क्या है सर? गवर्नमेंट आपको, आप रिटर्न फाइल नहीं किए थे, गवर्नमेंट आपको नोटिस वोटिस भेजा, फिर भी रिटर्न फाइल नहीं किए, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगा? आप बोलो। गवर्नमेंट आपको नोटिस भेजा, आप रिटर्न फाइल, आप अपने से तो रिटर्न फाइल किए ही नहीं थे, गवर्नमेंट आपको 142 का नोटिस भेजा, आप उसमें भी रिटर्न फाइल नहीं किए। अब गवर्नमेंट क्या करे? मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करे सर? कोई पेनल्टी? वो ठीक है, पेनल्टी तो बात का बात है। आपका रिटर्न फाइलिंग का क्या करे जो आप किए ही नहीं? मतलब आपका इनकम को क्या? अरे बेटा जी, रिटर्न फाइलिंग में क्या बताते हो आप? इनकम का आप कितना इनकम क्या है वो बताते हो ना। हम्म। तो अब आप तो बताए ही नहीं कुछ। अब बेटा पेनल्टी तो आपके टैक्स अमाउंट पे लगता है ना। ओके, हाँ। तो आपका इनकम ही गवर्नमेंट को नहीं पता तो आपका टैक्स कैसे कैलकुलेट करो, उस पर इंटरेस्ट पेनल्टी कैसे लगे? बात समझे मेरा? यस सर। रेट्रोस्पेक्टिव उल्टा आके देखो, पीछे आओ तो समझ में आएगा बात। सबसे पहले आप रिटर्न भरते हो, तब उनको आपका इनकम होता है, वो इनकम आप गवर्नमेंट को बता रहे हो, तो उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करते हो, आप जमा देते हो। अब गवर्नमेंट को लगता है गलत टैक्स दिया है, ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, तो आपको पेनल्टी फाइन इंटरेस्ट लगाते हैं। यस सर। लेकिन यहाँ तो बेटा जी आप रिटर्न ही फाइल नहीं किए हो, वो नोटिस भेजा कि प्लीज अपना रिटर्न भरिए, हाँ यस सर। आप फिर भी नहीं फाइल किए। अब डिपार्टमेंट आपका इनकम कैसे जज करेगा? इसी को बोलते हैं बेस्ट जजमेंट। डिपार्टमेंट आपको फाइनल एक नोटिस देगा बेटा, बोलेगा क्यों नहीं, हमको जवाब दीजिए, सो कॉज नोटिस देगा आपको कि आप जवाब दीजिए क्यों नहीं आपका रिटर्न, क्यों नहीं आपका इनकम, हम अपने हिसाब से खुद जज कर ले। अब आपके पिछले सालों के रिकॉर्ड को खोलेगा और उसमें ये देखेगा कितना ग्रोथ हो सकता था इनकम का, वो ग्रोथ लगा के अपने हिसाब से इनकम कैलकुलेट कर लेगा और अपने हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करके बोलेगा इतना टैक्स जमा दो और पेनल्टी इंटरेस्ट भी जमा दो। बात समझे हम क्या बोल गया? यस। तो बेटा जी डिपार्टमेंट खुद ही आपका इनकम असेस कर लेगा पहले, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, आपको एक नोटिस देगा, वो अपने हिसाब से कैलकुलेट करके आपको नोटिस भेजेगा। अब बोलेगा आप जवाब दो, नहीं देते हो तो हम यही मान ले रहे हैं कि यही फाइनल है, तो इतना रुपया जमा कर दो, नहीं करोगे तो आगे का केस हम लोग चलाएंगे। बात क्लियर? और इसका भी काम खत्म करने का 12 महीना होगा। डिपार्टमेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने के 12 महीने के अंदर अंदर डिपार्टमेंट ये काम कर लेगा। अरे और कितना इंतजार करे आपके रिटर्न फाइल का, ठीक ना? यस सर। तो देखो यहाँ पे पूरा चार्ट बुक का जानबूझ के चार्ट का पेज लिया था कि सबसे पहले आप 139(1) में रिटर्न भरते हो, आप नहीं भरोगे तो आपको नोटिस आएगा 142(1) का। अब आप या तो उस 142(1) के हिसाब से रिटर्न फाइल कर दो, मान लो आप फिर भी फाइल नहीं किए, तब ये तीनों ही सिचुएशन में क्या होगा, आपने भरा है फिर भी
नहीं, आपने अगर रिटर्न भर दिया है अपने से या डिपार्टमेंट के बोलने से और डिपार्टमेंट उसको फाइनल मान लिया तो 143(1) के साथ तुमको इंटीमेट कर देगा कि ठीक आपका रिटर्न सब सही है। और उसको लगेगा नहीं फिर भी गड़बड़ है तो आपको फिर से नोटिस भेजेगा कि और डिटेल दो हमको। आप नोटिस का जवाब नहीं दोगे तो वो स्क्रूटनी करेगा। आप नोटिस का जवाब दोगे तो उसको स्क्रूटनी करेगा। आप नोटिस का जवाब नहीं दिए या आप रिटर्न ही फाइल नहीं किए थे तो वो बेस्ट जजमेंट के हिसाब से अपना असेसमेंट कंप्लीट कर देगा। समझ में आया? यस सर। तो ये जानबूझ के हम ये लिए, आपके एग्जाम के लिए नहीं था बेटा, सॉरी, पहले बोला नहीं जानबूझ के। आपके एग्जाम तक का कहानी यहीं तक था। आपकी ये वाला जो चार्ट बना है ये एग्जाम में नहीं आता, बट ये आपको समझाने के लिए होता है कि रूल चलता कैसे। ठीक है? यस एक छोटा सा और शॉर्ट नोट है, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी आपका रिटर्न वो प्रोसेस कर दिया अपने हिसाब से, आप रिटर्न फाइल किए थे, उसको लगा कि ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर दिया। अब आपको लग रहा है कि अरे डिपार्टमेंट जो किया है ना वो कैलकुलेशन मिस्टेक है, एपरेंट ऑन द रिकॉर्ड है, मतलब सामने सामने दिख रहा है कैलकुलेशन एरर है। बेटा जी ये कैलकुलेशन एरर है ना, 1250 प्लस 500 इक्वल टू 2000, ये है तो कैलकुलेशन एरर है कि नहीं? यस सर। चल है, 1750 होना था, आप 2000 लिख दी। ठीक है ना? तो भैया जी ये डिपार्टमेंट मिस्टेक की है तो आप डिपार्टमेंट को बोल सकते हो कि सर, ऑफिसर सर, आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक है, प्लीज इसको वापस रेक्टिफाई करके हमको नया ऑर्डर पास कीजिए। इसी को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। जो आप डिपार्टमेंट किया तो आप उनको भी, जैसे आप गलती करते हो तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न भरने बोल रहे हैं ना कि गलती सुधारो, तो आप भी उनको बोलोगे गलती सुधारो। आपके बीकॉम में एक शॉर्ट नोट है जो 2-3 बार आ चुका है, ये देखो यहाँ पे ये आया हुआ, 2014 में भी आया हुआ और एक बार और भी आया हुआ। डिमांड नोटिस क्या होता है बेटा जी? नाम ही में मीनिंग है, समझा सकते हो थोड़ा सा? नाम में मीनिंग है, सोचो सोचो, नाम को एनालाइज करो बेटा, 1 मिनट का क्लास और है। सर कुछ चीज मांगना, क्या चीज? कुछ मतलब क्या चीज? चलो ठीक है, क्या चीज बेटा जी? पैसा। और कुछ नहीं। डिमांड नोटिस का मतलब है कि तुम रिटर्न फाइल किया, डिपार्टमेंट को गलती लगा, फाइन पेनल्टी लगाएगा ना, तब तुमको बोलेगा ना भैया पेनल्टी जमा कीजिए या इंटरेस्ट का या लेट पेमेंट जमा कीजिए। तो जब तुम्हारा असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारा कुछ पैसा बाकी रहेगा तो डिपार्टमेंट तुमको एक डिमांड नोटिस भेजेगा कि इतना रुपया जमा करो। तुमको वो पेमेंट 30 दिन के अंदर अंदर कर देना है, वरना उससे लेट हो गए तो 1% एवरी मंथ करके इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। इतना सही काम का बात है जो शॉर्ट नोट में आता है।